अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया सईद है और आज से हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शेर मोहम्मद चौधरी की ये बुक है और ये है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 और इसके हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसका यूजेज कहाँ है, ये जो है ये मेनली स्टैट्स, इकनॉमिक्स, मैथ्स के सब्जेक्ट में और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है। इंशाल्लाह थ्रू आउट ऑफ दिस बुक हम लोग पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 भी करेंगे। और इसी तरह से आप मेरी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे इस चैनल पे फन न्यूमेरिक्स चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको समझ आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से आपको जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे स्टैटिस्टिक्स कम से कम इस लेवल की आपको समझ आ जाएगी कि आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आज आपको शुरू करवाती हूँ इसका फ़र्स्ट चैप्टर जिसमें है इंट्रोडक्शन किस बारे में है, ये है स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम लोग किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके जो हैं वो हमारे पास ब्रांचेस कितनी हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस लेक्चर में कम से कम चैप्टर फर्स्ट जो है वो थॉरोली अच्छे तरीके से समझा सकूँ। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट। आपको पता है स्टेटस क्या होता है, इससे मुराद है, कहता है कि ये एक लैटिन वर्ड था जिससे मुराद था पॉलिटिकल स्टेट। और हम लोग इसको आज जो है वो नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन ये इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था वो था कि हम लोग इसको स्टेटस में यानी पॉलिटिकल स्टेट के लिए हम इसको यूज़ करते थे। ओरिजिनली मेंट इंफॉर्मेशन यूज़फुल टू द स्टेट, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन एंड द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कि हमें इसके नाम से लगता है कि शुमारियात है ना इसका उर्दू में नाम, तो शुमारियात से जैसे आप समझें कि हम चीज़ों को शुमार करते हैं, ठीक है। तो हम इनिशियली जो स्टार्ट शुरू की थी वो शुमार से ही थी कि हम इसमें चीज़ों को शुमार करते थे। जैसे कि कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस यानी स्टेट्स में क्या होती थी, जंगें होती थी और जो है पहले रियासतों में आपस में जो जंगें होती थी उसके लिए आर्म्ड फोर्सेस की नंबर ऑफ़ पर्सनस को लेना और इस तरह की जो स्टैटिस्टिकल डेटा था उसके लिए जो थी वो स्टैट्स यूज़ होती थी। बट दिस वर्ड हैज़ नाउ एक्वायर्ड डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है इसका मतलब चेंज होता गया। इन द फर्स्ट प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द न्यूमेरिकल फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। सबसे पहले जो था हम लोग अब इसको पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो 2-3 मायनों के तौर पे हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, तो किसी फॉर्मेट में हमने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। हम इसमें जमा के मायनों में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वी हैव फॉर इंस्टेंस स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। आप देखते हो, कभी आपने ख़बरें देखी होंगी तो आप लोग देखते हैं वहाँ पर लिखा होता है स्टैटिस्टिकल मेजर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा। जिस तरह से कोरोना आया था तो कोरोना में डेली आप लोग हर न्यूज़ बुलेटिन में देखते थे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होती थी, हर शहर के बारे में होती थी, कराची, लाहौर के बारे में, कितने पेशेंट्स आए हैं, कितने सर्वाइव कर रहे हैं, कितनों की डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर लिखा होता था स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर आपने आज तक नहीं देखा तो अब ज़रा 9 बजे वाले ख़बरनामे में देखिएगा, जब भी कोई इस तरह का आपको बिज़नेस के बारे में कोई ख़बर दी जाती है ना तो उसमें आपको बताया जाता है स्टैटिस्टिकल डाटा के नाम से, ठीक है। तो वो थी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। आपके मोबाइल में भी बाज़ औक़ात आपको जब आदाद व शुमार की ज़रूरत पेश आती है तो उसको स्टैटिस्टिक्स के नाम से पढ़ाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस। इन ऑल दीज एग्जांपल्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिनोट अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ठीक है। सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, यानी कुछ नंबर्स हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दिस इज़ द मीनिंग द मैन इन द स्ट्रीट गिव्स टू द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड मोस्ट पीपल यूजुअली यूज़ द वर्ड डेटा इंस्टेड। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, हम जिसको स्टैटिस्टिक्स के मायनों में पढ़ रहे हैं लोग उसे डाटा कहते हैं, डाटा, ठीक है। तो डाटा से ही वो अपना इसका मतलब समझते हैं। इन द सेकेंड प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स यूज टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड टू रीच डिसीजंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये जो सेकंड प्लेस पे है ना, कहता है कि ये जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है इससे मुराद है
कि आप लोग एक डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो। ये अब वो है जो हम जैसे एज अ बुक इसको स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये एज अ बुक जब हम स्टडी करते हैं तो इससे मुराद है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है यहाँ पे आपको बता रहा है, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। ये प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, ये यूज़ की जा रही हैं कि हम लोग अपने न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करें, प्रोसेस करें और उसके बाद उसको एनालाइज़ करें। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में इन्फ्रेंसेस देना चाह रहे हैं और हम किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं। कब? जब इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, हमें कुछ इल्म नहीं है कि हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी जो है स्टैटिस्टिक्स को अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रा गौर करें, जब बजट बनता है तो बजट बनते हुए भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है। उसके अलावा एक और बात कि जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट को कैसे असेसमेंट होगी कि कमिंग ईयर के लिए कितनी गंदम चाहिए, तो वो फिर फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर पिछले सालों में इस तनासुब से आबादी बढ़ रही है तो वो फोरकास्टिंग से पता चलता है कि जी जो है ना कमिंग ईयर में इतनी आबादी रेज़ होगी, तो इतनी आबादी बढ़ने की वजह से जो है गंदम कितनी चाहिए होगी। यानी रेजिंग में जो है वो डेथ्स भी, नंबर ऑफ़ डेथ्स को भी काउंट करके जो टोटल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड उसको आपने मेजर किया और उसके बाद आपने देखा, तो ये स्टैटिस्टिक्स की बदौलत जो है ना आपको पता चल जाता है। अब अगर बच्चे आज जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप फोरकास्टिंग करें 5 साल के बाद ये बच्चे कितने हो जाएंगे और उसके बाद यानी कितने नंबर्स ऑफ़ बच्चे होंगे, कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे, किड्स होंगे, और जो है वो इनको कितने स्कूल्स की ज़रूरत पेश आएगी, उसके बाद इसी तरह से कॉलेजेस की, और हर चीज़ की जो है ना वो पहले से हम लोग एक मनसूबाबंदी करते हैं। तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है। यानी आप यहाँ पर इसकी हेल्प लेते हैं और उसके बाद आप न्यूमेरिकल डेटा लेके उसका पहले तो आप कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और एनालाइज़ करते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको फाइंड आउट करते हैं और फिर एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इससे मुराद ये आपका सब्जेक्ट है और इसी को वो बता रहा है कि इट शुड ऑफ कोर्स बी बॉर्न इन माइंड दैट अनसर्टेनिटी डज नॉट इम्प्लाई इग्नोरेंस बट इट रेफर्स टू द इनकम्प्लीटनेस एंड द इंस्टेबिलिटी ऑफ डेटा अवेलेबल। ठीक है, इससे मुराद ये नहीं है कि आपके पास, कहते हैं अनसर्टेनिटी से मुराद ये नहीं है कि आप जाहिल हैं, इससे मुराद ये कि आपको डेटा नहीं सही पता, अभी तक आपके पास डेटे के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर as in it embodies more or less all stages of the general process of learning, sometimes called scientific method. Statistics is characterized as a science. Thus the word statistics used in the plural refers to a set of numerical information and in the singular denotes the science of basing decisions on numerical data. अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एज अ सिंगुलर भी आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप प्रोसीजर्स को कंपाइल कर रहे हैं तो ये प्लूरल में भी आप लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, thirdly लास्ट पैराग्राफ, thirdly the word statistics are numerical quantities calculated from sample observations. Single quantity that has been so collected is called statistics is plural when used in this sense. अच्छा, अब statistics वो क्या कह रहे हैं, it is a numerical quantity calculated from the sample observation। यानी एक जो वर्ड है ना statistic, वो ये भी है कि आपने सैम्पल लिया और उसकी ऑब्जर्वेशन से आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो है ना उसको वो स्टैटिस्टिक कह रहा है। ठीक है, द मीन ऑफ अ सैम्पल फॉर इंस्टेंस इज़ अ स्टैटिस्टिक। यानी जो आप सैम्पल का मीन ले रहे हो ना उसको कहते हैं कि वो जो है वो स्टैटिस्टिक हो सकता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ प्लूरल व्हेन यूज्ड इन दिस सेंस। तो ये जो है वो अगर आप स्टैटिस्टिक करेंगे तो ये एक यही बात जो मैंने आपको बताई है कि आप ये लिखा हुआ ना स्टैटिस्टिक है, तो अगर आप इसको ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो तो वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की, क्या खुसूसियात हैं स्टैटिस्टिक्स की। ये हम लोग पढ़ते हैं। द डेफिनेशन स्टेटेड अबव इंडिकेट्स दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ सब्जेक्ट इन इट्स ऑन राइट। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया ना कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड उसके बाद जो है आप प्रोसेस करना है उसको, उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, तो ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली जो करेक्टरिस्टिक उसको हम रीड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स और लार्ज ग्रुप्स ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स जो है ये एग्रीगेट्स या लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को के बिहेवियर को देखती है। सबसे पहली बात ये खुसूसियत, खूबी कह लें इसकी, कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा है, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है या बहुत सारा एग्रीगेट कहते हैं मजमूए को, वो है, तो उसके बिहेवियर को देखता है। यानी उसका बिहेवियर कैसा है। अब उसका बिहेवियर कैसा होगा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, कैसा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट इज़ हैपनिंग टू अ
पार्टिकुलर, इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम काइंड रेदर देन आइसोलेटेड फिगर्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आपको कह रहा है कि क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स डील कर रहा है एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, और जो है ना वो सिंगल फिगर को वो नहीं करता, यानी आइसोलेटेड फिगर्स के बजाय वो एग्रीगेट्स के साथ डील करता है। यानी जैसे कहते हैं कि एक नंबर या दो नंबर है ना, तो फिर आपका अच्छा वो डिसीजन नहीं बनता, आपका कोई वही नहीं बन रहा। उसके बाद कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स डील्स विद वेरिएबिलिटी दैट ऑब्सक्योर अंडरलाइनिंग पैटर्न्स, ठीक है। अब क्या है, स्टैटिस्टिक्स डील करता है वेरिएबिलिटी के साथ, जब आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबिलिटी आती है, उसको कह रहा है नो टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। आपको पता है कि कोई सी दो चीज़ें जो है इस कायनात में एक सी नहीं हो सकती। इफ़ दे वर देयर वुड हैव बीन नो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। अगर उनमें कॉन्स्टेंसी आ जाती है, अगर बेटा कोई भी चीज़ है ना और आपके पास वेरिएबिलिटी नहीं है, कांस्टेंट बिहेवियर आता है किसी भी चीज़ का, वो वेरिएबल ही हो, तो कहते हैं ना वेरिएबिलिटी अच्छी है, मुतग़य्यरात अच्छे हैं, ज़िंदगी में तग़य्युर अच्छा है। तो अगर वेरिएबल भी हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो फिर उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स तो नहीं हम अप्लाई कर सकते। उसके बाद कहते हैं स्टैटिस्टिक्स डील विद अनसर्टेनिटीज़ एज एवरी प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑब्जर्वेशंस वेदर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। स्टैटिस्टिक्स अनसर्टेनिटीज़ के हर प्रोसीजर में अप्लाई की जा सकती है, खा वो कंट्रोल्ड हों हमारे पास ऑब्जर्वेशंस या अनकंट्रोल्ड हों। उसके बाद है ठीक है, अनकंट्रोल्ड इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसीज और चांस वेरिएशन, दिस इज़ वाई वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, इसीलिए कहता है हम प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली आइदर बाय काउंट्स और बाय मेजरमेंट्स। करेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स हैं जो हमारे पास, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं कैन बी डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली, जिनको हम न्यूमेरिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनके नंबर्स होते हैं, भले वो काउंट करके हों या भले वो जो है वो वैसे मेजरमेंट से लेके हों, जैसे हाइट्स हैं, वेट्स हैं, जैसे काउंट्स हैं, तो हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम इस तरह के वेरिएबल्स को डील करता है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स डील्स विद दोज एग्रीगेट्स which are subject to a number of random causes. Example given, the heights of persons are subject to a number of causes such as race, ancestry, age, diet, habits, climate and so forth. कहता है कि जो आपके पास हाइट्स ऑफ पर्सनस हैं वो सब्जेक्ट कर रही हैं किस किस के साथ, वो वेरी करती हैं अगर उसकी नस्ल के साथ, उसके आबा व अजदाद के साथ, उसकी एज, उसकी डाइट, उसकी हैबिट्स, उसका क्लाइमेट, और इसके अलावा बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से आपके पास जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स इस तरह की वेरिएबल्स को भी डील करती है। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर वैलिड ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन। स्टैटिस्टिक लॉज जो हैं वो एवरेज के ऊपर या लॉन्ग रन जो है ना आपके पास उसके जो है ना वो आप अप्लाई होते हैं। देयर इज़ नो गारंटी दैट अ सर्टेन लॉ विल होल्ड इन ऑल केसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस इज़ देयर फॉर मेड इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया ना करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक सिचुएशन के लिए कुछ आपके पास है वो दूसरी सिचुएशन में भी वैसा ही हो। तो ये तो अनसर्टेनिटी में एक सूरत हाल है ना। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस इज़ देयर फॉर मेड इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हर किसी की सूरत हाल डिफरेंट होने की वजह से हर किसी के ऊपर सेम रूल अप्लाई नहीं आप कर सकते। Statistical results might be misleading and incorrect if sufficient care is in collecting, processing and interpreting the data is not exercised, or if the statistical data are handled by a person who is not well versed in the subject matter of statistics। हाँ जी बिल्कुल, statistical जो results हैं वो misleading भी हो सकते हैं, incorrect भी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान से डेटा नहीं इकट्ठा किया, नहीं प्रोसेस किया, नहीं इंटरप्रेट किया। किस तरह से कि किसी ने कहा जी 52 है और आपको समझ आई 62, तो आपने 62 लिख लिया, यानी उसने आपको बताया जी उसके वेट जो था वो 52 था और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने 62 लिख लिया, या उसने आपको बताया 82 था, तो आपने आपके जहन में तो ये दो फिगर चल रहे थे लेकिन आपने उसको आगे पीछे लिख लिया, तो वो 28 हो गया। तो अब क्या हुआ, आपके जो आपने डाटा इकट्ठा किया वो तो आपके लिए मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सारा प्रोसीजर है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको हर पॉइंट पे जो है ना वो बड़े गौर से डेटा इकट्ठा करना है और सारा कुछ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही मज़े का टॉपिक। और ये क्या है, ये है बेटा स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस। हम पूरी स्टैट्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, हम इसको इन दो ब्रांचेस में जाके स्टडी कर सकते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव वे और दूसरा है इन्फरेंशियल वे। तो डिस्क्रिप्टिव
स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्शन से ये लफ्ज़ आया, और डिस्क्रिप्शन से मुराद होता है जिसमें आपने बयान करके बताया कि आपके डेटा का मीन क्या था, मॉड क्या था, आपके डेटा का वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था। जस्ट आपने अपने डेटे के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया, ठीक है, रेंज डिस्क्राइब की कि आपके डेटा में जो सारी वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं। इसमें आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जिसमें आपने डेटा को डिस्क्राइब करना है, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसको मैं आपको यहाँ से भी पढ़ाती हूँ, इसकी डेफिनेशन भी। और इन्फ्रेंशियल में क्या है, आपने ये जो फाइंडिंग्स की हैं ना, अब आपने उनको साथ लिया और इसके बारे में कोई नतीजा ख़ास करके बताया कि अगर इसका पॉपुलेशन का मीन इतना है और सैम्पल का मीन इतना है, तो क्या वाकई ही पॉपुलेशन का मीन, यानी आप सैम्पल क्या कर रहे हैं इन्फ्रेंशियल में, आप ये कर रहे हैं कि आप सैम्पल को बुनियाद बना के पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फ्रेंस, कोई नतीजा अखज़ कर रहे हैं। तो अब आप ये बताते हैं कि अगर आपके सैम्पल का मीन ये है तो क्या पॉपुलेशन का मीन इतना होगा, या आपने कोई भी बात, कोई भी ऐसी मैयर ली जैसे कि सैम्पल के लिए कि आप पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा कर रहे हैं, सैम्पल का बिहेव देख के पॉपुलेशन के बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में नतीजा अखज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चलें देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट में बी डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद concepts and methods concerned with summarization and description of the important aspects of numerical data। इसमें आपने डेटे को या कॉन्सेप्ट्स को, मेथड्स को क्या किया, समराइज़ किया और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। डेटा को समराइज़ कैसे करना है, आपने डाटा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सैम्पल लिया और वो आप 20 बच्चों से उनकी हाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने उन 20 बच्चों से हाइट्स ली, यानी ये आपने उसके बाद आपने उनको एक फॉर्मेट में लिखा, आपने बड़ी से छोटी या छोटी से बड़ी असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख के उसको डेटा को समराइज़ कर लिया, और उसके बाद आपने जो है ना वो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, कुछ भी आपने फाइंड आउट किया, कुछ भी मतलब मीन फाइंड आउट किया, इसका मीडियन फाइंड आउट किया, मॉड फाइंड आउट किया, और इसके बिहेवियर के बारे में बताया कि इसकी एवरेज क्या है, ठीक है, एवरेज हाइट कितनी है इन 20 बच्चों की। तो ये क्या था, आपने डिस्क्रिप्शन की डेटा के बारे में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दिस एरिया ऑफ स्टडी कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ डेटा। आपने डाटा को कंडेंस कर लिया, आपने डाटा को मुख्तसर कर लिया, समराइज़ कर लिया। देयर ग्राफिकल डिस्प्लेज एंड द कंप्यूटेशन ऑफ द फ्यू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द डाटा एंड इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, आपने कंडेंस कैसे किया उसको, आपने उसको मुख्तसर कैसे किया, ऐसे किया कि आपके पास अगर 100 वैल्यूज़ थी ना, तो आपने अब 100 वैल्यूज़ को आप लिख रहे हैं, तो जी आपके 2 पेजेस लग रहे हैं, पूरा पेज लग रहा है। अगर आप उसको डिड्यूस करके एक ग्राफ बना देते हैं, समझने वाले के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी, और वो आराम से समझ जाएगा कि ये आपने किस तरह से जो है ना, वो आपका फ़्लो क्या है, आपके डाटा का फ़्लो क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और आपके सेंटर ऑफ द डेटा में कितना जो है डेटा आपका लाई कर रहा है। तो ये है आपका आपने कंडेंसेशन किया, अपने डेटे को आपने समराइज़ कर लिया, उसके बाद आपने इसके एवरेज बता दिया, आपने उसके बारे में कुछ भी मीडियन बता दिया, मॉड बता दिया, वेरिएंस बता दिया। तो ये अब आपने क्या किया, ये अब आपने कहता है कि अबाउट द सेंटर ऑफ द डेटा, आपने सेंटर ऑफ द डेटा के बारे में बताया, और एंड इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ग्राफ से आपको स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पता चल गया, और इसके अलावा जो है आपने डेटा के सेंटर के बारे में बता दिया। तो इसको वो कहते हैं कि ये क्या है, ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद सेकंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स द लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा। और कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्रोसीजर्स के साथ डील करता है। किस तरह के प्रोसीजर्स, जो इन्फ्रेंसेस, जो नतीजे अखज़ करने में यूज़ होते हैं, किसके, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स द लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा। बहुत बड़ा डेटा था आपके पास, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और उसके बारे में आपने कुछ नतीजा अखज़ किया, तो उसके बारे में कह रहा है कि ये होल, अच्छा, वो जो लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन फ्रॉम द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ डेटा नोइंग एज अ सैम्पल। अब आपके लिए एक और बात कि जो एक एग्रीगेट ऑफ मटीरियल है ना, इन विच वी आर इंटरेस्टेड, वो आपकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से मुराद महज आबादी नहीं होती, पॉपुलेशन ऑफ पर्सनस ही पॉपुलेशन नहीं होती, बल्कि चीज़ों का ऐसा मजमुआ जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन बुक्स की भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन चेयर्स की भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन टेबल्स की भी हो सकती है,
वो पर्सनस की भी हो सकती है। और अगर आप मंडी में गंदम लेने जाते हैं तो वो गंदम का ढेर जो है ना, उसमें जितने दाने हैं वो सारी आपकी पॉपुलेशन है। तो क्या मैंने कहा, एन एग्रीगेट ऑफ मटीरियल इन विच वी आर इंटरेस्टेड, कोई भी चीज़ों का मजमूआ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। और उसमें से एक छोटा सा लिया गया हिस्सा जो है वो जो उसकी खूबियाँ बयान करता हो, जो उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ यानी करैक्टरिस्टिक्स बयान करता हो, उसको कहते हैं इट इज़ अ सैम्पल, ठीक है। दिस एरिया इंक्लूड्स द estimation of the population parameters and testing of statistical hypothesis। अब इसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या कुछ शामिल है, इसमें एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स भी शामिल हैं और टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी शामिल है। दिस फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थियरी एज द इन्फ्रेंसेस विच आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एविडेंस कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली सर्टन। कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी थियरी पे बेस करते हैं इसमें इन्फ्रेंसेस जो हम लेते हैं, और ये सैम्पल एविडेंस होते हैं, तो इसलिए यकीनी मुकम्मल तौर पे ये जो है कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली सर्टन, तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पे जो है ना वो 100% कहने नहीं होते सही। यानी इसमें ये है कि आपने जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो आप वहाँ पर भी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं। चलें नेक्स्ट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशंस एंड सैम्पल। अ पॉपुलेशन और अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रेलेवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि एन एग्रीगेट ऑफ मटीरियल इन विच वी आर इंटरेस्टेड इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस का एक सेट, एक कलेक्शन जो कि फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। अब यहाँ पर ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है कि पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास जो है वो पॉपुलेशन दो तरह की आई, कौन कौन सी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होती है, ज़ाहिर सी बात है जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे जहाँ पर, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। जैसे कि नंबर ऑफ़ बुक्स हैं एक टेबल पे पड़ी हुई जिसको आप गिन सकते हैं, महदूद हैं जो, वो आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन है। और इनफाइनाइट कौन सी होती है, जैसे नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द स्काई है या आपके सर पे बाल हैं, तो ये इनफाइनाइट हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटलेस हैं। तो कहते हैं कि ये आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। अ स्टैटिस्टिकल population may be real such as the heights of all college students or hypothetical such as all possible outcomes from the toss of a coin। अच्छा जी, population जो है वो real भी हो सकती है और hypothetical भी हो सकती है। रियल कैसी होगी, अगर आपने सारे स्टूडेंट्स की हाइट ले ली, कॉलेज स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी हाइट को आपने मैयर कर लिया, उनकी हाइट्स ले ली, कैलकुलेट किया, एक कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो आपने 2000 लोगों की हाइट्स मालूम कर ली, तो ये क्या है, ये रियल है। और हाइपोथेटिकल कैसी होगी, आपके पास एक कॉइन है और आपने कहा मैं इस कॉइन को 20 दफ़ा उछालता हूँ और हर दफ़ा इसका आउटकम जो भी आएगा, इसका जवाब आएगा, उसको, इसके रिस्पांस को मैं नोट कर लेता हूँ। कॉइन के अब कितने रिस्पॉन्सेज होते हैं, हेड और टेल, दो ही होते हैं, तो आपने उसके रिस्पांस को नोट कर लिया, तो अब वो कहते हैं वो क्या होगी, यानी ये फर्जी है ना, कुछ भी आ सकता है, तो ये हाइपोथेटिकल है। द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इन अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ जी, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं फाइनाइट पॉपुलेशन में वो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब आपने जब पॉपुलेशन का डाटा इस्तेमाल करके क्वांटिटीज़ फाइंड आउट की, कुछ भी उसका मीन फाइंड आउट किया, उसका वेरिएंस फाइंड आउट किया, कुछ भी फाइंड आउट किया पॉपुलेशन का डेटा यूज़ करके, उसको कहेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। और उसके साइज़ को, पॉपुलेशन के साइज़ को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन के साइज़ को कहते हैं कैपिटल एन, इसको डिनोट करते हैं, डिनोट होता है जिससे हम इसको जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। क्या एलिमेंट आया हमारे पास, अब आप ये देखिए हमारे पास जो है पॉपुलेशन साइज़, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इन अ पॉपुलेशन, तो वो क्या होंगी, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। एक बात ये, पॉपुलेशन दो किस्म की हो सकती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन सी है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं आप काउंटेबल हैं, महदूद हैं, काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट हो गई, और ये इनफाइनाइट हो गई। पॉपुलेशन साइज़ क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज़ हुआ कैपिटल एन। अब एक और बात याद रखने वाली, आपने पॉपुलेशन का डेटा यूज़ करते हुए जो आपने आपका जो भी मेजर्स आपने फाइंड आउट की, उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स कैसे होंगे, क्या होंगे,
जैसे आपके पास एक पॉपुलेशन है 1000 एलिमेंट्स की, उसमें 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो आपने इन 1000 समझ लें ये 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और आपने सीरियल नंबर लिखा 1 से लेकर 1000 तक, और उसके बाद आपने 1 से 1000 तक तमाम बच्चों की हाइट्स फाइंड आउट की। तो हाइट्स फाइंड आउट की, किसी बच्चे की हाइट जो थी वो 5 फीट 2 इंचेस थी, तो किसी बच्चे की हाइट 6 फीट थी, ठीक है। इसी तरह से आपने 1000 स्टूडेंट्स की हाइट्स फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जब आप इनका मीन फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे ये बाद में डिस्कस करते हैं, फ़िलहाल हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं। हमने मीन लिया, अब हमने मीन लिया इस पॉपुलेशन का, तो हम इस मीन को क्या कहेंगे, है तो ये मीन, अब इसको डिनोट करेंगे म्यू से, और उसके बाद इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। ये है पॉपुलेशन पैरामीटर, इस क्वांटिटी को कहेंगे। अगर आप इसी डाटा को यूज़ करते हुए, इसी डाटे को यूज़ करते हुए इस पॉपुलेशन का वेरिएंस ले लेते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, तो उसको भी हम पॉपुलेशन पैरामीटर ही कहेंगे, उसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और उसको भी क्या कहेंगे, पॉपुलेशन पैरामीटर। इस तरह से कुछ भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं इसी डेटे से, पॉपुलेशन के डेटे को यूज़ करते हुए, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। इसके बाद अगर हमने 1000 की तो थी ये पॉपुलेशन, अगर हमने सैंपल लिया, और सैंपल लिया, हमारे पास जो सैंपल साइज़ है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सैंपल का साइज़ था 50, ठीक है। तो अब हमने इन्हीं में से, ये जो 1000 है ना स्टूडेंट्स, इन्हीं में से रैंडमली 50 स्टूडेंट्स की हाइट्स इधर लिख ली अप टू 50, और उसके बाद जो है वो ये हाइट्स आ गई इनकी। जब हम इनका मीन लेंगे, सैंपल का मीन लिया तो उसको डिनोट करेंगे एक्स बार से, और सैंपल का वेरिएंस लिया तो उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एस स्क्वायर या कैपिटल एस स्क्वायर से। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सैंपल स्टैटिस्टिक, सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा यूज़ करते हुए सारा कुछ लिया, उन मेजर्स को लिया तो ये पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल को लिया तो ये सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसमें भी यही कह रहे हैं, अ सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड पैराग्राफ में बता रहा है, जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बट इट इन सर्टन सिचुएशंस इट मे इंक्लूड द होल ऑफ द पॉपुलेशन। The number of observations included in the sample is called the size of the sample and is denoted by the letter small n। अभी मैंने आपको बताया, और ये उसके बारे में स्टैटिस्टिक के बारे में बता रहा है, और ये भी लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन लेटर्स हैं, कौन से एक्स बार है, स्मॉल एस स्क्वायर है, और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इम्पोर्टेंस, अहमियत, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, हम क्यों पढ़ें स्टैटिस्टिक्स को, तो इसकी अहमियत के ऊपर एक नज़र डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज़ परहैप्स अ सब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीबॉडी। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तकरीबन अगर आप कहें कि हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो ये बात गलत नहीं है। शायद ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बंदा इस्तेमाल करता है। द फॉलोइंग फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मोस्ट डाइवर्स फील्ड्स सर्व टू इंडिकेट इट्स इम्पोर्टेंस। ये कुछ चीज़ें जो आपके सामने रख रहा है, कहता है कि इससे आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से। सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन समराइजिंग द लार्जर सेट ऑफ डेटा इन अ फॉर्म दैट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल। सबसे पहली बात वो कह रहा है स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो असिस्ट करता है, हमारी रहनुमाई करता है किसमें, एक लार्जर सेट ऑफ डेटा को समराइज़ करने में, इन अ फॉर्म दैट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल। सबसे पहली बात कि ये चीज़ हमारे लिए काबिल समझ आ जाए, हमें इस काबिल बन जाती है किसके इस्तेमाल से, स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल से। किस तरह से हम डाटे को समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ कैसे करते हैं, ग्राफ बना के कर सकते हैं, उसको टेबल की फॉर्म में ला के कर सकते हैं। इस तरह से डाटे को पेश करना कि आपको समझ आ जाए, उसका खुलासा करना, ठीक है, डाटे का खुलासा करना, तो आपको समझ आ जाए क्या कौन करता है ये स्टैटिस्टिक्स आपको ये सारा कुछ देता है, इसमें हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन द एफिशिएंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्री एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज सर्विस। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कि आप लेबॉर्ट्री में कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, यानी दोनों में आपको लेबॉर्ट्री में काम करने से और फील्ड में काम करने में भी रहनुमाई करता है स्टैटिस्टिक्स आपकी। किस तरह से करता है इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे इनको। स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन अ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी। कहते हैं
स्टैटिस्टिक्स आपको बड़ा ही साउंड एंड इफ़ेक्टिव प्लानिंग देता है, किस तरह से करना है, सैम्पल कैसे लेना है आपने, सैम्पल जो है वो उसके बाद जो है डेटा कैसे इकट्ठा करना है, आपने क्वेश्चनियर बनाया तो कैसे बनाना है, आपको किस तरह से जो है ना वो सारा काम करना है। तो इसलिए किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी में ये आपको पूरी प्लानिंग के साथ, आपको इफ़ेक्टिव प्लानिंग के साथ बताता है। Next is statistics assist in drawing general conclusions and in making predictions of how much of a thing will happen under given conditions. Statistics आपको ये भी assist करता है कि general conclusion क्या होगा, और predictions अगर ऐसी हों, जैसे भी आपकी predictions हैं उसके बारे में आपने, अगर यही हालात रहते हैं तो आप predict कर सकते हो ना कुछ भी। जैसे आप हम पढ़ते हैं कि अगर बाकी सारा कुछ जो है वो सर्कमस्टांसेस सेम रहेंगे तो हम इसको किसी भी चीज़ के बारे में फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इसमें हेल्प करता है। 5th में कहते हैं statistical techniques being powerful tool for analyzing numerical data are used in almost every branch of learning। ठीक है, किसी भी ब्रांच में आपको जहाँ पे भी न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है ना, उसकी एनालाइजिंग में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं आपको। कहते हैं कौन कौन सी हैं, इन द बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल साइंसेस यानी नेचुरल साइंसेस में, जेनेटिक्स में, एग्रोनॉमी में, एंथ्रोपोमेट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, फ़िज़िक्स में, जियोलॉजी में, और आर द मेन, कहता है ये तो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वेयर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड एंड आर इंक्रीजिंगली यूज्ड। फिर कहते हैं अ बिजनेसमैन, एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ रिसर्च वर्कर ऑल इम्प्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन देयर वर्क। तमाम लोग जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से अपना काम करते हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑल हैव देयर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स। तो तमाम डिपार्टमेंट्स में डाटा जिसमें इन्वॉल्व है उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी काम है। A modern administrator, whether in public or private sector, leans on statistical data to provide a factual basis for decisions। कहता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में जो है ना वो आपको डिसीजंस लेने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स और सारा कुछ वो यूज़ करता है। अब पॉलिटिशियन कैसे यूज़ करता है, अभी तक तो आपने पढ़ा ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, बिजनेसमैन है, या सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। आप देखें पॉलिटिशियन कैसे यूज़ करता है। पॉलिटिशियन यूजेस स्टैटिस्टिक्स एडवांटेजियसली टू लेंड सपोर्ट एंड क्रेडेंस टू हिज आर्ग्यूमेंट्स वाइल इलुडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स द ही हैंडल्स। उसने अपनी आर्ग्यूमेंट्स के लिए कहता है वो यूज़ करता है स्टैटिस्टिक्स को। और सोशल साइंटिस्ट कौन होता है? सोशल साइंटिस्ट है जो हम जैसे हम लोग सोशल साइंटिस्ट्स हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इस तरह के तमाम लोग वो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इन वेरियस एरियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ नेशन। इट इज़ समटाइम्स सेड एज अ सोशल साइंटिस्ट विदाउट एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑफन like the blind man groping in a डार्क रूम फॉर अ ब्लैक कैट दैट इज़ नॉट देयर। कहता है इतनी बड़ी बात उसने कर दी। कहता है अगर एक सोशल साइंटिस्ट जो है वो उसको स्टैट्स की समझ नहीं है तो उसको आप समझें कि ये एक ब्लाइंड मैन है, ग्रोपिंग इन अ डार्क रूम फॉर अ ब्लैक कैट दैट इज़ नॉट देयर, कि एक अंधा आदमी है जो कि एक अंधेरे कमरे में एक ऐसी काली बिल्ली ढूंढ रहा है जो वहाँ पर है ही नहीं। तो आप ज़रा देखें कि किस तरह से जो है ना ये आपको हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक आज मैं आपको करवाया है काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए इसकी। आपको अगर ये समझ आए तो आप इसको लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग जो है ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है फ़न न्यूमेरिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।